हेलो दोस्तों, तेज काव्य आपका स्वागत करती है। आज मुंशी प्रेमचंद जयंती है। इस महान कथाकार, कथा सम्राट के जो हिंदी से लेकर उर्दू दोनों जगत में कथा सम्राट के रूप में इनको प्रख्याता प्राप्त हुआ है। इनकी साहित्य रचना बड़ी लंबी रही है। लगभग 30 वर्षों तक इन्होंने काम किया है। 1907 से उर्दू में और 1915 में हिंदी में और 1936 में अंततः इनका देहांत हुआ। तो लगभग हमें लगता है कि 20 वर्ष का हिंदी की सेवा लगातार इन्होंने दिए हैं। और लगातार सेवा करने वाले मुंशी प्रेमचंद्र जी को आज हम नमन करते हैं। आज हम आपके समक्ष इस YouTube के माध्यम से जो जुड़े हैं, प्रेमचंद्र को स्मरण करने के लिए जुड़े हैं। तो शायद आपको पता नहीं है कि मैं YouTube चैनल बनाने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण। ये मेरा छोटा सा प्रयास है दोस्तों। आपको यदि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियोस आपके समक्ष मैं लाती रहूं। तो प्रेमचंद के बारे में यदि हम बात करते हैं तो प्रेमचंद एक ऐसे कथाकार हैं कि अपने समय में जितने प्रासंगिक थे वो आज उतने कई ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि उनके पात्र, उनकी घटनाएं, उनकी जो रचनाएं हैं आज समाज को एक नया दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। तथ्य हो, घटना हो, भाषा हो, ऐसा माना जाता है कि प्रेमचंद्र भाषा के जन सुलभ की भाषा और सामान्य की भाषा है, यानी ग्रामीण परिवेश की भाषा है। प्रेमचंद्र ने साहित्यिक भाषा को अपने इस रूप में प्रयुक्त किया है, ये महत्वपूर्ण है। जहाँ बड़े बड़े महान पंडित प्रेमचंद्र को पढ़ते हैं, शोध करते हैं, इन्हें सुनते हैं, समझते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इनकी संप्रेषणीयता में प्रवेश करने वाले पृथक लेखक हैं। इसका मतलब ये है कि प्रेमचंद्र ने जितने भी पात्रों को सृजन किया है वो उन पात्रों को देखकर, पढ़कर उनसे आत्मीयता का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है कि वे सारे पात्र हमारे आसपास के हैं। प्रेमचंद्र इसी कारण प्रासंगिक है क्योंकि उनके हर एक विधाएं में अपनी आत्मीयता को देखने को मिलती है। शायद इसलिए प्रेमचंद्र इतनी प्रासंगिक हुए। अच्छा, तो मैं आप लोग के समक्ष एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हंस जो पत्रिका 1931 में फरवरी में जो प्रेमचंद्र ने नारी के अधिकारों की घोषणा करते हैं और करते हुए लिखते हैं, उसमें बहुत सारे बिंदुएं हैं। तो आज जाकर अर्थात कुछ माह पूर्व तलाक समस्या का समाधान हुआ। तो प्रेमचंद्र ने अपने समय में इन बातों को महसूस किया था, लिखा था। जैसे कि कुछ बिंदु है कि एक विवाह का नियम स्त्री पुरुष दोनों के लिए लागू हो। दूसरा है कि कोई पुरुष पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह न करे। पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार हो। पिता की संपत्ति पर पुत्रों पुत्रियों का समान अधिकार हो। तलाक का कानून जारी किया जाए और स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही समान हो। उपयुक्त जितने भी बिंदुएं हैं उसमें ध्यान देने वाली बात है कि हंस की 1931 ईस्वी में जो अंक में प्रेमचंद्र ने विधाओं के माध्यम से उस अनुसार स्वेच्छानुसार जीने की जो बात कही है, तो इन तमाम कारणों से प्रेमचंद्र प्रासंगिक आज भी है। वैसे तो प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियों और दर्जनों उपन्यासों, नाटकों, निबंधों आदि विधाएं लिखे, लेकिन प्रेमचंद्र को किस रूप में याद किया जाए? प्रेमचंद्र के तो अनेक रूप हमारे सामने हैं, लेकिन चाहे वह होरी के रूप में हो,
होरी एक ऐसा पात्र है जो संपूर्ण भारत के कृषक वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेमचंद्र ने गोदान में जो भारतीय कृषक परंपरा की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसे स्थापित करने का प्रयास किया है कि किसान को अपने मर्यादा की रक्षा के यानी अपनी सभ्यता का संस्कृति का रक्षा के लिए कृषक से मजदूर बनना पसंद करता है, लेकिन वो अपनी परंपरा को तिलांजलि नहीं देता है। वह मजदूर बन जाता है, किसी दूसरे के खेतों में काम करना वो समर्थ समझता है, उस योग समझता है, लेकिन अपनी मर्यादा अपनी सभ्यता का उल्लंघन नहीं करता है। तो प्रेमचंद्र ने ये संदेश दिया है कि और संदेश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज हम गौर करें तो आज के दिन हमारे ही देश में समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से आए दिन देखने को मिलता है कि कृषक लोग आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्या ये प्रेमचंद्र से प्रेरणा तो ले ही सकते हैं। वो इस रूप में मुझे लगता है कि वैसे आत्महत्या करने वालों को प्रेमचंद्र से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। जो भले ही एक किसान से मजदूर बन जाता है, फिर भी वह संघर्ष करता है क्योंकि और जीवन के अंत तक संघर्ष करता है। तो ये तो प्रासंगिकता का ही कारक है प्रेमचंद्र की कहानियों में मैंने कहा था कि लगभग 300 है जो हर स्तर की अपने हबीब नामक पात्र नाम सुना होगा, जो कि ईदगाह कहानी में है। आज कोरोना का समय है और प्रेमचंद्र की ईदगाह कहानी में इस महामारी को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। उसमें ये इशारा किया गया है कि यदि एक छोटा बच्चा है, वो मेले जाने के लिए उत्सुक है और घर में कोई नहीं है, उसका माँ बाप का देहांत हो गया है, वो भी महामारी के कारण ही देहांत हुआ है, उसके माता पिता तो गुजर जाते हैं। और आज यही कहानी हमें प्रेरणा दे रही है इस कोरोना महामारी के द्वारा। इस महामारी काल में किस तरह हमें रहना है, किस तरह अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, ये सब हमें उस समय ही उस कहानी में ही प्रेरणा मिल चुकी है। जैसा कि हामिद एक छोटा बच्चा है और उसके माता पिता तो गुजर गए, लेकिन बाद में वो अपनी दादी के पास 3 या 4 आने लेकर मेला घूमने के लिए जाता है। तो उस मेले में वो 3-4 आने का जो मिलता है वो मिठाई खाने के लिए मिलता है। तो वो इतना संवेदनशील है कि बच्चा मेले में जाकर अपनी दादी को चिमटा खरीदता है। वही चिमटा प्रतीक है, जो कि चिमटा खरीदता है वो प्रतीक माना गया है। हमारे देश में जो अभाव है, जो अभाव में बच्चे को भी अपने बुजुर्ग जैसे सोचने को मजबूर कर दिया है। तो इसी प्रतीक को एक ऐसा बच्चा जो अपनी गहरी संवेदना के द्वारा अपने दादी का कष्ट को एहसास करता है और मेले में जाकर वो सोचता है कि हमारी दादी तवे पर जब रोटी बेलती है तो उनका हाथ जो है सो जल जाता है। तो उस हाथ जलने को फिक्र कर वो मिठाई न खरीद के वो चिमटा खरीदता है। तो ये महत्वपूर्ण है ना कि गहरी संवेदना से पाठकों को प्रेमचंद्र ने जोड़े हैं, जो इस ईदगाह कहानी में निरूपित किया गया है। तो ये कोरोना काल का संदेश है। प्रेमचंद्र का एक कथन है कि चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब नुकसान पहुंचा सकता है जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझकर पी न जाए। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने शायद सत्य ही कहा है। तो थैंक्स दोस्तों, आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए।